नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं देश और विदेश की 25 बड़ी खबरें। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ से ट्रस्ट ने इस वर्ष दोबारा रामलला के पुजारी और कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफे के रूप में इनके वेतन में इस वर्ष दूसरी बार की गई बड़ी वृद्धि। लेकिन अभूतपूर्व रूप से सबसे बड़ा फायदा सहायक पुजारियों को हुआ है, जिनका वेतन अब बढ़कर मुख्य पुजारी से भी हुआ अधिक। अयोध्या में आचार्य सत्येंद्र दास है रामलला के मुख्य पुजारी, जिनका वेतन मई 2023 में 15,520 रुपए से बढ़कर हुआ था 25,000 रुपए और अब सितंबर महीने में हुआ ये 32,900। वहीं मंदिर के 4 सहायक पुजारी में प्रत्येक का वेतन मई में 8,940 से बढ़कर हुआ 20,000 रुपए, जो अब हो गया 33,000 रुपए। इसके अलावा मंदिर के कुठारी और भंडारी का वेतन मई 2023 में 8,000 से बढ़कर हुआ 15,000 रुपए, जो अब हो गया 24,440 रुपए। अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद को लेकर किया गया बड़ा फैसला। अब नई डिजाइन के मुताबिक बनाई जाएगी मस्जिद और इसके साथ ही इसे अब दिया गया नया नाम, जिस पर बनी सभी की आम सहमति। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में प्रस्तावित इस मस्जिद का फर्स्ट लुक का मुंबई में किया गया अनावरण, जिसे लोगों ने किया काफी पसंद। पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर रखे इस मस्जिद का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। देश की सभी मस्जिदों के संगठन ऑल इंडिया राब्ता मस्जिद ने इसके नए नाम पर लगा दी अपनी मुहर। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हाजी अराफत शेख की पहल पर विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों का मुंबई में बुलाया गया AIRM सम्मेलन, जिसमें वरिष्ठ मौलवियों ने सुनिश्चित की अपनी भागीदारी। AIRM सम्मेलन में अयोध्या की प्रस्तावित मस्जिद पैगंबर के नाम पर रखने की हुई घोषणा। सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद के मूल स्थान से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है धन्नीपुर मस्जिद स्थल। हाजी अराफत के मुताबिक आर्किटेक्ट ने उनसे पूछा था कि मस्जिद कैसी होनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि यह मस्जिद होनी चाहिए सवालों का जवाब। अराफत के मुताबिक जो बेकसूर मारे गए उनके लिए मस्जिद में पढ़ी जाएगी पहले दिन दुआ। हाजी अराफत ने कहा कि हम मुसलमान बाबर को मानने वाले नहीं, हम गरीब नवाज और नबी को मानने वाले लोग। इस मस्जिद में मुगल बादशाह बाबर का नहीं होगा कोई नामो निशान। जम्मू से माता वैष्णो देवी को लेकर आई बड़ी खबर। इस नवरात्रि से वैष्णो माता का दर्शन करते समय और अटका आरती में शामिल होते समय शालीन वस्त्र पहनना सभी के लिए होगा अनिवार्य। निक्कर, कैपरी, टी शर्ट जैसे वस्त्र पहनकर दर्शन करने पर रहेगा पूरी तरह से प्रतिबंध। इस संबंध में श्राइन बोर्ड प्रशासन ने जारी किया सख्त निर्देश, जिसके अनुसार शालीन वस्त्र नहीं पहन सकेंगे श्रद्धालु। नियमों का उल्लंघन करने वालों को न तो दर्शन करने की अनुमति होगी और न ही हो सकेंगे दिव्य आरती में शामिल। फोर्ब्स इंडिया ने भारत के 100 अमीर बिजनेसमैन की जारी की लिस्ट, जिसमें मुकेश अंबानी ने वापस से नंबर 1 का खिताब किया अपने नाम। साथ ही इस लिस्ट में 3 नए बिजनेसमैन की हुई एंट्री, जो आने वाले समय में दे सकते हैं अंबानी और अडानी को टक्कर। हरियाणा के रोहतक पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म पर दिया बड़ा बयान। कहा, सनातन धर्म देता है दुनिया में शांति की गारंटी। बाबा मस्तनाथ मठ में देश भर से आए संतों की भीड़ को मुख्यमंत्री योगी ने किया संबोधित। कहा, दुनिया में मची है भारी उथल पुथल, सिर्फ भारत और सनातन धर्म में है शांति। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्मीदवारी की बड़ी संभावना। उनकी बुआ और राज्य मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने 17 नवंबर का चुनाव नहीं लड़ने की बात कहकर छोड़ी अपनी शिवपुरी विधानसभा की सीट। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक शिवपुरी से नहीं घोषित किया अपने उम्मीदवार का नाम। चुनाव लड़ने की अटकलों को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नहीं किया खारिज। कहा, पार्टी कहेगी तो वो लड़ सकते हैं चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए जारी की अपने 136 उम्मीदवारों की लिस्ट। 17 नवंबर को होगा मतदान और 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, चाहे वो कोरोना का समय रहा हो या यूक्रेन रूस युद्ध का समय, भारत ने एक के बाद एक किए कई ऑपरेशन और बचाई भारतीय नागरिकों की जान। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने अपने नागरिकों को ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों को भी बचाया सुरक्षित। आज भारत मांगता नहीं बल्कि देता है मदद। महाराष्ट्र के नासिक पहुंचे उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने ड्रग्स को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, नासिक को माना जाता है सभ्य लोगों का शहर और तीर्थ स्थान, लेकिन पिछले साल से यह ड्रग्स माफिया और अपराधियों के लिए बन गया है स्वर्ग। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने दी चेतावनी। कहा, यदि नासिक शहर के युवाओं को नष्ट किया गया तो सड़कों पर उतरेगी शिवसेना और यदि समय आया तो हम मंत्रियों की कारों को भी रोक देंगे और नासिक को कर देंगे पूरी तरह से बंद। 20 अक्टूबर को आयोजित विराट मोर्चे में नासिक वासियों को भाग लेने का संजय राउत ने किया अनुरोध।
यूपी पुलिस के एक दारोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। वीडियो में टीटीई से मौखिक टकराव करते दिख रहे हैं दारोगा। बिना टिकट लिए ही वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार हो गए दारोगा, जो जा रही थी लखनऊ। इसके बाद दारोगा को बस या दूसरी ट्रेनों से जाने की बात कहते हुए टीटी ने लगाई फटकार, जिसके बाद अगले स्टेशन पर वंदे भारत से उतर गए दारोगा। इस वीडियो को किसी ने एक्स पर किया शेयर। मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दी जमानत। अपने परिवार के सदस्यों से जुड़े पुणे जिले में एक भूमि सौदे से संबंधित मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का खड़से के ऊपर था आरोप। खड़से को बिना अनुमति भारत नहीं छोड़ने का अदालत ने दिया निर्देश। महादेव ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग ऐप मामले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को रोजाना मिल रही है नई जानकारियां। इसी संदर्भ में प्रवर्तन निदेशालय ने रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा, हिना खान जैसे कई बॉलीवुड कलाकारों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। मामले की जांच कर रही ईडी टीम के सूत्रों ने यह भी बताया कि आरोपियों ने इन पैसों का इस्तेमाल कर भोपाल में करोड़ों की खरीदी संपत्तियां। महाराष्ट्र के पालघर जिले के पाम गांव में एनओसी जारी करने के लिए महिला सरपंच ने मांगी 60,000 रुपए की रिश्वत। पुलिस के मुताबिक रिश्वत की रकम स्वीकारते ही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने महिला ग्राम सरपंच दशाना दत्तात्रेय पिंपले और ग्राम पंचायत के संग्रह क्लर्क भावेश गणपत पिंपले को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। ठाणे घोड़बंदर रोड को ट्रैफिक जैम की समस्या से निजात दिलाने वाला प्रोजेक्ट वन विभाग की मंजूरी मिलने में हो रही देरी के चलते लटका। मई महीने में ही पूरी कर ली गई थी इस प्रोजेक्ट के लिए ठेकेदार नियुक्त करने की प्रक्रिया, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिलने के चलते अब तक नहीं शुरू हो पाया ठाणे बोरीवली ट्विन टनल का निर्माण कार्य। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में करीब 60 लाख रुपए की बिजली चोरी करने के आरोप में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एमएसईडीसीएल यानी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कल्याण की महात्मा फुले पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि तकरीबन 20 स्थानीय निवासी नियमित मीटर के बजाय तारों की मदद से कर रहे थे बिजली की चोरी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बढ़ी चैन स्नैचिंग की वारदात। अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर घर लौट रही महिला के गले से बाइक सवारों ने उड़ाई सोने की जंजीर। उल्लासनगर की मध्यवर्ती पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। चैन स्नैचिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में अजीबोगरीब वाकया। दुल्हन की तलाश में कुंवारे लोगों ने बैंड बाजे के साथ निकाला मार्च। प्रदर्शनकारी कुंवारे लोगों ने जिला कलेक्टर कार्यालय को सौंपा ज्ञापन, जिसमें अविवाहित पुरुषों को बिना किसी शर्त के सरकारी योजनाओं में शामिल करने का अनुरोध। सरकार को चिट्ठी लिखकर की शादी करवाने की मांग। बोरीवली ठाणे ट्विन टनल प्रोजेक्ट पर करीब 16,000 रुपए होंगे खर्च। टेंडर की शर्त के अनुसार ठेकेदार कंपनी को 3 साल के भीतर काम करना होगा पूरा। तकरीबन 12 किलोमीटर लंबा है ट्विन टनल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही महज 15 से 20 मिनट का होगा ठाणे से बोरीवली तक का सफर। लेकिन इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य कब शुरू होगा, इसका एमएमआरडीए के पास भी नहीं है जवाब। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में नहीं थम रहा है भूकंप आने का सिलसिला। यहां से हर रोज भूकंप आने की मिल रही है खबरें। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार सुबह 6:39 पर अफगानिस्तान आए भूकंप की रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई तीव्रता। हालांकि अभी तक इस भूकंप की वजह से किसी भी तरह के जान और माल के नुकसान की नहीं आई कोई खबर। इजराइल में फंसे भारतीयों का पहला जत्था विशेष विमान से पहुंचा नई दिल्ली। पहले जत्थे में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को मिलाकर भारत पहुंचे कुल 212 लोग। दिल्ली पहुंचते ही सभी ने दिया भारत सरकार को धन्यवाद। कहा, हमें खुशी है कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया, जिसके माध्यम से अपने घर पहुंच सकेंगे इजराइल में फंसे लोग। इजराइल हमास युद्ध के बीच दिन पर दिन गहराता जा रहा है संकट। संयुक्त राष्ट्र की ओर से बताया गया कि इजराइल ने उत्तरी गाजा में 11 लाख लोगों को स्थान छोड़ने का दिया आदेश। अब तक इस जंग में दोनों तरफ से कम 2800 लोगों की मौत, जबकि कई हजार लोग घायल। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।